नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो अपन पढ़ रहे हैं फिजिक्स और अब तक अपन ने पहली यूनिट पूरी होगी अपनी दृढ़ पिंड गति की और अपन पढ़ रहे हैं सेकंड नहीं थर्ड यूनिट। सेकंड उष्मा गति की वाला है, उसको नहीं किया क्योंकि ये मैकेनिक्स में आता है, इसलिए अपने मैकेनिक्स साथ में कर रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा जो अपने सरल आवर्त गति है वो पढ़ रहे हैं, उसमें भी मेरे ख्याल 3 लेक्चर अपन पढ़ चुके हैं, ये चौथा है। लेकिन आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो 2016 और 2018 में आप क्वेश्चंस देखोगे ना, तो वो मोस्टली किस पे थे? स्प्रिंग मास सिस्टम पे ही थे, स्प्रिंग मास सिस्टम पर ही थे। ठीक है, मतलब जो अपन ने पहले जो पढ़ा वो एक्चुअली एक महीने में उनका बेसिक है। अब मेन जो सवाल आएंगे वो इसी पे आने वाले, स्प्रिंग मास सिस्टम। तो इसके एक एक चीज़ को ध्यान से समझना और इसके न्यूमेरिकल आए मैक्सिमम। ठीक है, और अपन भी न्यूमेरिकल करेंगे, तो इसको आप अच्छे से समझना। बस कोई टफ बात नहीं, जो मैंने बताया वही चीज़ें पहले अपन चीज़ें सीख चुके हैं। बस अब क्या कर रहे हैं, उसकी जगह स्प्रिंग और मास लगा दिया, बस बाद में कुछ और आ सकता है। ठीक है, बाकी ये चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा वो शायद आपको पहले से थोड़ा बहुत आइडिया होगा, अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर देख करके होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम मीन्स स्प्रिंग और द्रव्यमान का निकाय। ठीक है, तो अब क्या है, इसको अपन 2 सिस्टम हो सकते हैं। एक तो क्षैतिज हो सकता है, क्षैतिज यानी कि स्प्रिंग और मास इसी तल में है। ठीक है, ये स्प्रिंग यहाँ से बंधी हुई है और द्रव्यमान यहाँ रखा हुआ है, और ये सतह है जहाँ रखा हुआ है, ये क्या है, घर्षण रहित है। ये तो ये हो सकता है। एक क्या हो सकता है, ऊर्ध्वाधर सिस्टम, यानी कि स्प्रिंग ऐसे टंगी और द्रव्यमान नीचे ऐसे टंगा हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। तो पहले पढ़ते हैं अपन क्षैतिज स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय। देखो यहाँ पर कोई ये मान लो कोई दीवार है, यहाँ पे कुछ भी जगह है जहाँ पे मैंने स्प्रिंग को बांध दिया। एक सिरा स्प्रिंग का यहाँ पे बंधा हुआ है, एक सिरा द्रव्यमान M से बंधा हुआ है। नीचे जो सतह है जिस पर द्रव्यमान रखा हुआ वो क्या सतह घर्षण रहित है, उस पर कुछ भी घर्षण नहीं है। अगर घर्षण होगा ना तो फिर क्या होगा, अपना जो स्प्रिंग मास निकाय है वो क्या करेगा, मतलब सही जो अपना आवर्तकाल आ रहा है उसके हिसाब से वो दोलन गति नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दोलन गति में विरोध पैदा करेगा। कौन पैदा करेगा? घर्षण। भाई सतह चिकनी है तो आगे भेजे हो जाएगी, क्योंकि उसकी एनर्जी लॉस्ट नहीं होगी। ठीक है, नहीं तो एक बार 2 बार भाई ये नहीं, तो अगर सतह पर घर्षण होगा ना तो क्या होगा, पहली बार तो थोड़ा ज़्यादा आएगा पीछे, फिर छोड़ोगे वापिस, फिर धीरे धीरे उसके दोलन की स्थिति कम हो जाएगी। पहले बहुत ज़्यादा धीमे धीमे फिर जाके रुक जाएगा। ठीक है ना, वो रुक जाएगा। अगर सतह पे अगर घर्षण नहीं है वो नहीं रुकेगा, वो क्या करेगा, अपने सही ढंग से अपने मोशन करता रहेगा, यानी कि सरलावत गति करता रहेगा। लेकिन घर्षण है तो सरलावत गति नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि सरलावत गति के कारण क्या होगा, इसकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो किस में वेस्ट हो जाएगी, किस में हो जाएगी, हीट एनर्जी। किस में? हीट एनर्जी में। तो ये सतह क्या मानना है, घर्षण रहित है। ठीक है, हाँ एग्जाम में कुछ सवाल पूछ सकते हैं कि भाई सतह, अगर सतह पे घर्षण है तो वगैरह तो क्या इफेक्ट हो सकता है, तो वो जिस हिसाब से जो पूछे वो रिप्लाई करना है आपको। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे कहने का मतलब है कि भाई सतह पे यदि आप खींच के छोड़ोगे तो यदि सतह पे मतलब घर्षण नहीं है माना, तो क्या होगा, आपने जैसे कि 2 सेंटीमीटर इस साइड खींचा है तो वो वापस क्या होगा, 2 सेंटीमीटर माध्य स्थिति इस साइड भी जाएगा, ऐसे दो गति करता रहेगा। ठीक है, ये माध्य स्थिति इस साइड 2, नहीं तो अगर घर्षण रहेगा तो क्या होगा, पहली बार आपने 2 खींच दिया, ये हो सकता है यहाँ तक 2 लगभग 2 जाएगा भी नहीं, क्योंकि बीच में 1.5 तक ही जाएगा इस साइड, फिर इस साइड वापस 0.5 तक ही आएगा, फिर इस साइड 0.25 तक ही आएगा, ऐसे करते करते फिर एकदम माध्य स्थिति पे आकर रुक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तो घर्षण का इफेक्ट पड़ेगा। तो अपन क्या मान के चलते हैं, सतह घर्षण रहित है। और के क्या है, स्प्रिंग नियतांक। यहाँ पे के क्या है, स्प्रिंग। एक्चुअली स्प्रिंग हमेशा आपने पढ़ा होगा पहले की, जो अगर स्प्रिंग को आप x से खींचते हो तो उस पर बल कितना लगता है, F = kx। आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये चीज़ें तो शायद 9th-10th में भी होता है। ठीक है, लेकिन आपने मोस्टली फिजिक्स पढ़ी 11th-12th में, तो आपने पढ़ा ही होगा कि F = kx होता है, क्योंकि जब स्प्रिंग को x से खींचते हैं तो बल कितना लगता है, F = kx। तो यहाँ पर k क्या है, स्प्रिंग नियतांक है। ठीक है, अब इसको स्प्रिंग नियतांक बोलो या फिर बल नियतांक बोलो, बात एक ही है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर अपने स्प्रिंग काम में ले रहे हैं, इसलिए बेटर है कि इसको अपन स्प्रिंग नियतांक बोलते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। आपको पता है ना, क्योंकि F इक्वल टू के एक्स, तो के का मान क्या होगा, न्यूटन एक्स डिवाइड में जाएगा के अपॉन एक्स। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऐसा सिस्टम रखा हुआ, आपने क्या किया, इस द्रव्यमान को ऐसे एक्स खिंचका है, कितना एक्स दूरी तक खींच दिया। तो क्या होगा, जैसे आप एक्स दूरी तक खींचोगे, स्प्रिंग क्या कोशिश करेगी, उसको समेटने की कोशिश करेगी, यानी कि स्प्रिंग उसको माध्य स्थिति को लाने की कोशिश करेगी। तो स्प्रिंग कितना बल लगाएगी, F इक्वल टू के एक्स अंदर की तरफ। आप जितना एक्स दूर लेके जाओगे, स्प्रिंग उतना का उतना बल अंदर की तरफ लगाएगी। तो कितना लगाएगी, F इक्वल टू के एक्स। तो देखो, यदि द्रव्यमान M को माध्य स्थिति से दूर x लंबाई तक खींचा जाए, तो स्प्रिंग द्वारा माध्य स्थिति की तरफ लगने वाला बल क्या, देखो अब मैंने F इक्वल टू माइनस के एक्स क्यों लिखा, तो मैंने बताया था x इस साइड लग रहा है, के एक्स सॉरी अपन विस्थापन इस साइड कर रहे हैं, लेकिन बल इस साइड लग रहा है, इसलिए ये नेगेटिव चिन्ह आ रहा है। तो कितना आ रहा है, F इक्वल टू माइनस के एक्स, F इक्वल टू माइनस के एक्स। तो आपको पता है F बराबर क्या होता है, m इंटू ए द्रव्यमान इंटू त्वरण माइनस के एक्स। अब ये भी पता है ए क्या होता है, अपन ने बहुत बार किया है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, वही ना, ए इक्वल डी वी बाई डी टी, फिर वी की जगह डी एक्स बाई डी टी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। और अब मैं क्या करूँगा, एम यहाँ पे लेके गया और फिर इसको वापस इस साइड ले आया, तो के अपॉन एम एक्स हो गया। ठीक है, अब हमेशा अपन क्या करते हैं, इसकी तुलना, ये अपनी जो स्टैंडर्ड समीकरण है, ठीक है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करोगे तो ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, के ये अपनी क्या स्टैंडर्ड समीकरण है, ये सरलावर्त गति करने वाला कण है, उसकी स्टैंडर्ड समीकरण है। ठीक है, ये पहले से फिक्स है कि भाई ये इस प्रकार सरलावर्त गति करता है, मैंने बताया था, क्योंकि वो साइन की फॉर्म में होता है, साइन का आप साइन वाले फंक्शन का 2 बार करते हो अवकलन, तो ये आता है। तो अपन क्या करेंगे, सभी की तुलना इसी से करते हैं। तो इससे तुलना करने पर ओमेगा स्क्वायर कितना आया, के बाई एम, ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ के बाई एम, यहाँ तक तो अपने पहले ही पढ़ा था। फिर अपने को पता है आवर्तकाल टी, आवर्तकाल कितना होगा, टी इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू रखोगे तो टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन के, यानी कि यदि आप द्रव्यमान को एक्स खिसका के छोड़ दोगे तो उसका आवर्तकाल कितना होगा, टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन के। मतलब आप एक्स कितना भी खिसकाओ, आवर्तकाल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, आवर्तकाल पे फर्क नहीं पड़ने वाला। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, भाई आपने 10 खिसका के छोड़ा, 10, ठीक है, तो वो 10 के हिसाब से करेगा गति, 10 इस साइड, 10 फिर अंदर आएगा, 10 बाहर जाएगा, फिर 10 अंदर आएगा। ठीक है, अगर आपने 2 से खिसका के छोड़ा तो 2 इस साइड रहेगा, फिर 2 माध्य स्थिति से अंदर, फिर माध्य स्थिति से उस साइड, इस साइड। लेकिन आवर्तकाल मतलब क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ जाके वापस यहाँ आके यहाँ आने में लगा समय, सेम इसके लिए भी ये आने में लगा समय, तो जो लगने वाला समय है ना वो सेम ही रहेगा, यानी आवर्तकाल सेम ही रहेगा। ठीक है, भले आप 10 से खिसका के छोड़ो, एक्स अपना 10 है, 20 है, 30 है, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। आवर्तकाल किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो एम, इसके द्रव्यमान एम पर अपॉन ये के, फॉर्मूले में क्या आ रहा है, एम अपॉन के। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा 2 सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है, तो मतलब एक को तो 2 सेंटीमीटर छोड़ के खींच के छोड़ दिया, एक को 10 सेंटीमीटर छोड़ के खींच दिया, बताओ किसका आवर्तकाल ज़्यादा होगा। तो आवर्तकाल सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आवर्तकाल एक्स पे डिपेंड नहीं करता। अब एक न्यूमेरिकल है, ये इसमें के दिया हुआ है स्प्रिंग का, के मतलब 10 न्यूटन प्रति मीटर, ये के मतलब किसका होता है, स्प्रिंग नियतांक। M1 द्रव्यमान क्या दिया हुआ है, 30 kg में होगा, ठीक है, किसमें, kg में। ये कह रहा है यदि निकाय का आवर्तकाल 4 पाई हो तो M2 ज्ञात करो। अब देखो ये क्या है, M1 और M2 दोनों चिपके हुए हैं, दोनों चिपके हुए हैं, तो 7 बार चिपके हुए मतलब 7 करेंगे गति, मतलब ये कुल मिला के 7 में गति करेंगे, तो क्या होगा अपना भाई ये तो होगा T इक्वल टू 2 पाई अपॉन क्या आया है M। अब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, M टोटल, M की जगह M टोटल, ठीक है, कितना हो जाएगा K। अब देखो T कितना दिया हुआ इसने, 4 पाई 2 पाई M टोटल अपॉन K। सो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसल, ये कितना बचेगा 2 इक्वल टू M टोटल अपॉन के।
अब आप क्या करोगे, दोनों साइड क्या कर लोगे, वर्ग, तो 4 m टोटल अपॉन k। ठीक है, तो m टोटल कितना आ जाएगा, m टोटल आ जाएगा, k कितना 10 है तो 40, और m टोटल मतलब m1 प्लस m2 दोनों मिला के कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। अपने को निकलना गया m2, तो 40 माइनस m1 यानी कि 10 kg। m2 कितना हो जाएगा, 10 kg। समझ गए? जो मैंने बोला है इसको एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग मास सिस्टम पे क्वेश्चन आएगा और आएगा, पक्का आएगा। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, हो सकता है वो 3 भी दे दे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्प्रिंग मास सिस्टम। अब अपन पढ़ेंगे आगे ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग मास सिस्टम। अब देखो, अब पढ़ते हैं ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग मास सिस्टम, यानी कि एक स्प्रिंग है जो ऐसे ऐसे लगी हुई है ऊपर, ठीक है, और नीचे ये द्रव्यमान टंगा हुआ है। तो जैसे कि आपने को पता, नॉर्मल स्थिति में क्या होगा, माध्य स्थिति यहाँ पर होगी, लेकिन यहाँ पर फिर अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा खींच के, एक्स खींच के छोड़ देंगे तो क्या करेगा, आवर्त गति करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और शामिल हो रही है, ध्यान से देखिए। तो जब आप ऊर्ध्वाधर रखोगे ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल और काम करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेगा, और काम। गुरुत्वाकर्षण क्या लगे, वो तो हमेशा लगता रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा लगता रहेगा। अपन तो क्या कर रहे हैं, जो बल लगा के छोड़ रहे हैं ना, वो तो एकदम से खींच के छोड़ दिया, बस बात खत्म, फिर आवर्त गति करेंगे। लेकिन इस केस में अपन तो खींच के तो छोड़ेंगे ही, लेकिन एक हमेशा एक नीचे की तरफ क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है, तो उसका भी इफेक्ट प्रभाव रहेगा। तो उसका प्रभाव क्या रहेगा और वो क्या काम करेगा, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल लगने वाला कौन सा बल है, नियत बल है, यानी कि वो हमेशा फिक्स लगेगा, m और g। तो क्या होगा भाई, नॉर्मली अपनी माध्य स्थिति यहाँ पर है, ठीक है, तो क्या होगा, अपने माध्य स्थिति में विस्थापन हो जाएगा। यानी कि आप इसको रखोगे ऐसे, ऐसे छोड़ोगे, ठीक है भाई, जब निकाय को सेट करोगे, छोड़ दिया, तो वो mg के कारण थोड़ा बल लगेगा और स्प्रिंग थोड़ी सी खिंच जाएगी पहले से ही, आपके बिना कोई हाथ से बल लगाए पहले से थोड़ी सी खिंच जाएगी, ठीक है। तो कितनी मतलब खिंचेगी, तो ये क्या होगा, यहाँ से खिसक के लगभग यहाँ आ जाएगा। ये कितना, इसकी दूरी में माना कि ये x0 नीचे आ जाता है। कितना नीचे आता है, x0 कितना आएगा, x0 ये नीचे आएगा ना, ठीक है। तो माना कि x0 ये नीचे आ जाता है, ठीक है। तो अब फिर क्या होगा, तो ये x0 कितना होगा, तो देखो सीधी सी बात है, आपको पता है ये रुकेगा कब, ये x0 पे जाके रुकेगा कैसे, तो कैसे रुकेगा, क्योंकि जब लगने वाला नीचे की तरफ mg और ऊपर वाला बल kx आपस में बराबर हो जाए, तब जाके ये रुक जाएगा, ठीक है। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल स्प्रिंग बल के बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, वहाँ आके माध्य स्थिति पे सेट हो गया। मतलब भाई mg लग रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि mg पूरी स्प्रिंग को खींच देगा, पूरा फिर मतलब ठेठ नीचे तक जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक mg और kx बराबर नहीं हो जाए, ठीक है। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल स्प्रिंग बल के बराबर ये जब मतलब यानी कि क्या हो जाएगा, k और अपने कितना x0, क्योंकि जितना विस्थापन स्प्रिंग में होगा उतना होता है स्प्रिंग पीछे की तरफ बल लगाएगी। तो mg नीचे लग रहा है, स्प्रिंग पीछे की तरफ लगा रही है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी भाई, जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा x0, एक स्थिति पे नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि kx इजिक्वल टू mg, kx0 इजिक्वल टू mg, ठीक है। तो यहाँ पर अपने क्या आ जाएगा, x0 इजिक्वल टू क्या आ जाएगा, mg अपॉन k। पहले तो ये बात समझ लो, ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ठीक है। क्योंकि पहले वाले केस में अपने क्षैतिज रखा था, तो इस टाइप का कोई केस नहीं था जो उसका। अब इसकी तो क्या होगा, अब इसकी नई माध्य स्थिति क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी नई माध्य स्थिति। न्यू माध्य स्थिति क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, समझ गए। अपना निकाय ऑटोमेटिकली इस स्थान पर आकर सेट हो जाएगा।
फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ से x खींचेंगे तो ये अपनी इस माध्य स्थिति, यानी कि जो ये माध्य स्थिति है ना, इसके ऊपर नीचे दोलन करेगा, ना कि इसके ऊपर नीचे। समझ गए? अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो ये इसके ऊपर नीचे दोलन करता, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का कारण क्या हुआ, माध्य स्थिति खींच के यहाँ तक आएगी। ठीक है, तो जब गुरुत्वाकर्षण बल स्प्रिंग बल के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, x0 mg/k। बात समझ गए? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब इसे थोड़ा और ध्यान से देखना। अभी मैं इसके लिए थोड़ा डायग्राम में अलग से बना देता हूँ। ठीक है, ये तो माध्य स्थिति थी, ये नई माध्य स्थिति। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसको मैं x खींच के छोड़ दूंगा। अब इसको मैं x खींच के छोड़ देने का, फिर ये क्या करेगा, दोलन गति करना स्टार्ट करेगा। तो अब यहाँ तक समझ गए कि माध्य स्थिति में चेंज हो जाएगा। तो अब मैं माध्य स्थिति, नई माध्य स्थिति, ये मैं नहीं लिखने वाला, अगले बार। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बताया, जो डायग्राम है अब एक्चुअल यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मैं बता देता कि माध्य स्थिति या x0 खींच गई वगैरह वगैरह, ये हो गया तो आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता। ठीक है, तो अब क्या है, ये x0 नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, और अपनी जो माध्य स्थिति कौन सी है, यही माध्य स्थिति है। अब मैं इस नई माध्य स्थिति को क्या बोल रहा हूँ, माध्य स्थिति बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ गए? यही अपनी माध्य स्थिति है। पहले अपनी ये थी, तो अब अपनी जो ये सरलावत गति करेगा उसमें माध्य स्थिति क्या रहेगी, ये रहेगी। अब आपने क्या किया, इसको या माध्य स्थिति में ये द्रव्यमान है, इसको आपने क्या किया, नीचे x तक खींचा। कितना खींचा, x। अब आपने बल लगाया हाथ से। पहले तक तो क्या था, एक नियत बल लग रहा था, कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण। अब आपने उसको दोलन करवाने के लिए एक बल लगाया हाथ से। ठीक है, और कहाँ तक खींच दिया आपने, यहाँ तक, m। इस द्रव्यमान को यहाँ तक खींच दिया। ठीक है, कहाँ से, यहाँ था पहले वो माध्य स्थिति में, इसमें सेट था, तो इसको यहाँ तक खींच दिया। अब क्या होगा, आपने खींचा है यहाँ पर, तो क्या होगा, इस पर स्प्रिंग क्या करेगी, ऊपर की ओर एक बल लगाएगी। स्प्रिंग क्या करेगी, ऊपर की ओर एक बल लगेगा। लेकिन बल कितना होगा ऊपर की ओर, देखो, तो स्प्रिंग, तो टोटल स्प्रिंग बल कितना लगाएगी, x0 तो विस्थापन पहले से था, और x और आ गया भाई, x0 का विस्थापन तो पहले से था, x और आ गया। ठीक है, या फिर आप वो चीज़ें बोल, या तो एक साथ पढ़ लो, x0 और x दोनों को एक साथ पढ़ लो, या फिर सेपरेट भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको कौन सा भी इजी रहेगा मैं आपको समझाता हूँ। चलो अब साथ में पढ़ के एक बार समझ लो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। नहीं तो मैं डायरेक्टली बताऊंगा ना, तो आपके लिए थोड़ा सा, हाँ, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर द्रव्यमान माध्य स्थिति इसकी यहाँ पर सेट थी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण ये x0 नीचे आ गया, माध्य स्थिति यहाँ पर है। अब आपने x खींच के छोड़ दिया। अभी यह क्या करेगा, इसके इर्द गिर्द, इस माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन गति यानी सरल आवत गति करेगा। तो क्या करेगा सरल आवत गति, तो देखो पहले अपन बात करेंगे बल की, यानी कि बल कुल कितना हो रहा है, कुल बल कितना हो रहा है। तो देखो नॉर्मली अपने क्या होता है, F = -kx ये लिखते हैं। लेकिन अब देखो स्प्रिंग बल कितना लगेगा, आपने किस साइड खींचा, इस साइड खींचा है ना, तो स्प्रिंग बल जो लगेगा एक्चुअली के, स्प्रिंग में कुल विस्थापन कितना हुआ है, x + x0। स्प्रिंग में कुल विस्थापन कितना हो रहा है, x + x0। फिर ये तो लग रहा है ऊपर की तरफ, ये क्या लग रहा है, k = x + x0 ऊपर की तरफ लग रहा है, जबकि नीचे की तरफ हमेशा क्या बल लग रहा है, mg। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, हमेशा mg। तो mg इसमें से घट जाएगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो क्या हो जाएगा, mg इसमें से घट जाएगा। समझ गए? तो अब देखो, मतलब इसको अपने पूरे को माइनस के अंदर लिखना, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो यानी कि जो स्प्रिंग मतलब कुल अंदर की तरफ कितना बल लगा पा रही है, kx + x0 - mg, ये स्प्रिंग कुल अंदर की तरफ बल लगा रही है। ठीक है, तो F ये रहेगा इसके बराबर। ठीक है,
तो यहाँ से देखोगे आप तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट प्लस एम जी। ठीक है, तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के एक्स माइनस के एक्स नॉट प्लस एम जी। चीज़ें मैं आपको बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है ना। हालांकि अगर मैं नहीं भी बताता आपको डायरेक्टली बोल देता कि नहीं ये तो F इक्वल टू के एक्स लग के गति करेगा, क्योंकि चीज़ ये बताना जरूरी नहीं, तो कि एग्जाम में क्या आपको माध्य स्थिति को लेकर भी सवाल पूछा सकता है। फिर आप समझोगे सर माध्य स्थिति तो कहाँ कुछ, इसीलिए नहीं तो लास्ट में रिजल्ट तो वही आएगा जो अपने क्षैतिज में आ रहा था, ठीक है ना। सिर्फ एक ही चीज़ में फ़र्क हो रहा है, वो माध्य स्थिति में फ़र्क हो रहा है, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर देखोगे आप तो इस के एक्स नोट बराबर कितना एम जी है, तो एम जी और के एक्स नोट क्या बराबर है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट में क्या रहा, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। देखो क्या आया, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इतना ही आया जो अपन ने पहले आ रहा था। तो क्या हो जाएगी बात वो की वो, जब आप एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स आया वो सेम का सेम अपने किस में था, क्षैतिज वाले केस में भी था, ठीक है। तो अतः क्या हो जाएगा, आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, टी इक्वल क्या हो जाएगा, वही 2 पाई और कितना हो जाएगा m अपॉन के, 2 पाई m अपॉन के, ये इसका आवर्तकाल रहेगा। तो यानी कि क्षैतिज रखो या ऊर्ध्वाधर रखो, आवर्तकाल सेम ही रहता है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर आवर्तकाल सेम ही रहता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर की स्थिति में माध्य स्थिति बदल जाती है, माध्य स्थिति बदल जाती है। क्षैतिज में क्या था अपने ऐसे था, द्रव्यमान यहाँ था तो इसके इर्द गिर्द वो दोलन कर रहा था, लेकिन अब क्या है, अगर यहाँ पर भी कोई नियत बल लग रहा होता है F, जैसे कि मैं कोई नियत बल F हमेशा के लिए ऐसा, जिस प्रकार हमेशा के लिए गुरुत्वाकर्षण लगता है उसी प्रकार हमेशा के लिए F नियत बल लगता, तो यहाँ पर भी माध्य स्थिति यहाँ आ जाती, फिर इसके इर्द गिर्द दोलन करता, ठीक है। तो अब इस पे और न्यूमेरिकल करते हैं और कुछ 2-1 लाइन इंपॉर्टेंट जो मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, यानी कि न्यूमेरिकल ये समझ लिया, फिर एग्जाम में इस टाइप की चीज़ें पूछी जा सकती है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो अब देखो, यदि कोई नियत बाहरी बल, यदि कोई नियत बाहरी बल लगता है तो आवर्तकाल अप्रभावित रहता है। आवर्तकाल क्या होता है, अगर कोई नियत बाहरी बल लग रहा है तो आवर्तकाल में बदलाव नहीं होगा, लेकिन भाई वो लग रहा है तो कुछ ना कुछ तो चेंज करेगा, तो क्या चेंज कर रहा है, परंतु माध्य स्थिति विस्थापित हो जाती है। और माध्य स्थिति में विस्थापन कितना होता है, माध्य स्थिति में विस्थापन इज इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ नियत, जो नियत बल जो लग रहा है उसका मान अपॉन के, क्योंकि एक्स नॉट विस्थापित क्यों होगा, क्योंकि जब बाहरी बल लगने वाला एफ नियत और के एक्स नॉट संतुलित हो जाए उस कंडीशन में जाके फिर वो माध्य स्थिति सेट हो जाएगी। तो एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ नियत अपन के। अब जैसे कि मैंने ये स्प्रिंग अपन ने पहले पढ़ा था, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक नियत बल लगा लूँ, कि हमेशा के लिए लग रहा है, ये एफ नियत बल हमेशा के लिए लग रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि माध्य स्थिति यहाँ पर नहीं होके यहाँ पर आ जाएगी, और माध्य स्थिति में ये विस्थापन कितना होगा, एक्स नॉट, ये कितना हो जाएगा, एक्स नॉट होगा एफ जो लग रहा है अपना नियत अपन के, जो एफ लग रहा है वो अपन के, ठीक है। फिर मैं इसको यहाँ से एक्स खिसका के छोड़ूंगा तो ये इसके इर्द गिर्द दोलन करेगा। अगर ये एफ इस साइड की जगह इस साइड लगता है अंदर की तरफ, तो क्या होता है, तो माध्य स्थिति यहाँ के बदले यहाँ आ जाती, यहाँ के बदले यहाँ आ जाती, लेकिन वैल्यू कितना होता है एक्स नॉट अंदर की तरफ इस साइड, ये भी कितना हो जा एक्स नॉट एफ अपॉन के, ठीक है। और जब आप इसको बाहर की तरफ या अंदर की तरफ मतलब खींच के छोड़ते तो उसका आवर्तकाल सेम ही रहता, कितना रहता, टी 2 पाई एम अपन के। भले ये नियत बल बाहर लगो अंदर लगो, आप एक्स से खींचो 2x से खींचो, आवर्तकाल क्या रहेगा, 2 पाई एम अपन के ही रहेगा। तो नियत बल लगने से आवर्तकाल पर फर्क नहीं पड़ता, नियत बल लगने से फर्क किस पर पड़ता है, माध्य स्थिति पर। अगर बाहर की तरफ लग रहा है तो माध्य स्थिति यहाँ आ जाएगी और इसके इर्द गिर्द दोलन करेगा, अगर अंदर की तरफ लग रहा है तो माध्य स्थिति यहाँ आ जाएगी और इसके इर्द गिर्द दोलन करेगा। अब ये देखो स्प्रिंग, इसमें क्या होगा, अब ये जमीन पे, ये जमीन है, क्या लिख दो, धरातल, धरातल है। तो अब क्या होगा, mg ऐसे लगेगा, नीचे लगेगा mg, तो ये ऐसे दब जाएगी स्प्रिंग।
तो ये क्या होगा, इसकी माध्य स्थिति में, माध्य स्थिति यहाँ पर आ जाएगी लगभग, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, आवर्तकाल तो ये रहेगा, आवर्तकाल 2πm/k रहेगा, लेकिन ये दोलन इसके इर्द गिर्द करेगी, ना कि इसके इर्द गिर्द। इसके इर्द गिर्द दोलन नहीं करेगी, इसके इर्द गिर्द दोलन करेगी, क्योंकि इस पर नियत बल mg लग रहा है और माध्य स्थिति यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखो, यहाँ पर ये क्या होगा, इसकी माध्य स्थिति में विस्थापन हो जाएगा और ये दोलन इसके इर्द गिर्द करेगी, यानी कि x0 कितना विस्थापन होगा, नियत बल क्या लग रहा है, देखो ये mg लगता है, तो इसका ये घटक लोगे ये वाला कितना था, mg sin थीटा, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा अपॉन k। तो मतलब इस केस में भी आपका जो आवर्तकाल क्या रहेगा, t = 2πm द्रव्यमान अपॉन k, m द्रव्यमान अपॉन k, ठीक है। बस बाकी सिंपल सी चीज़ है, कॉन्सेप्ट ये है कि बाहरी कोई नियत बल लग रहा है, बाहरी कोई नियत, क्योंकि आप कंफ्यूज मत होना, जो अपन जो बल लगा के छोड़ रहे हैं वो तो एकदम से एक झटका है, खींच के छोड़ दिया, उसके बाद आवर्त गति कर रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नियत बल जो हमेशा लगता रहेगा, हमेशा वो गति कर रहा है तब हमेशा लगता रहेगा, तो उस केस में आवर्तकाल तो वही रहेगा, ठीक है। लेकिन आपकी माध्य स्थिति, जिस माध्य स्थिति के इर्द गिर्द वो दोलन करेगा वो विस्थापित हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब अपन पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, स्प्रिंग का संयोजन। जिस प्रकार अपन प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है, प्रतिरोध पढ़ते हैं ना, समांतर संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन, उसी प्रकार स्प्रिंग का संयोजन अपन पढ़ने वाले हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो मिल के फिर सवाल बनते हैं। देखो अब पढ़ेंगे स्प्रिंग का संयोजन। जिस प्रकार अपन प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते हैं, ठीक है, उसी प्रकार पढ़ेंगे अपन स्प्रिंग का संयोजन। मतलब कैसे हुआ, जैसे कि मैंने एक स्प्रिंग का एक सिरा दूसरी स्प्रिंग के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ हो, इस स्प्रिंग का एक सिरा इस दूसरी स्प्रिंग के एक सिरे से जुड़ा हुआ हो, तो वो कौन सा बन जाता है, श्रेणीक्रम। ऐसे शकल में से दिखने से नहीं होता कि श्रेणीक्रम, ध्यान रखना हमेशा। मैं एक सवाल दूंगा जिसमें आपको कंफ्यूज कर दूंगा। एक स्प्रिंग का सिरा दूसरे स्प्रिंग के सिरे से जुड़ा होना चाहिए, फिर दूसरे स्प्रिंग का सिरा तीसरे स्प्रिंग के सिरे से जुड़ा होना चाहिए, तो होगा श्रेणीक्रम, ध्यान रखना। तो श्रेणीक्रम अगर इस प्रकार है तो इस तुल्य यानी कि K2 K3 का प्रभावी स्प्रिंग नियतांक कितना होगा, तुल्य कितना आएगा, 1/K इक्विवेलेंट = 1/K1 1/K2 1/K3। अगर K3 तक K3 K2 तक ही है तो 1/K1 + 1/K2। ये सेम ऐसा ही है जैसे कि प्रतिरोधों का समांतर, यानी प्रतिरोधों का समांतर संयोजन और स्प्रिंग का जो श्रेणीक्रम वाला संयोजन का फॉर्मूला सेम होता है। समांतर में ये होता है ना प्रतिरोध में, 1/R1 = 1/R2 1/R2 R3 ठीक है, ऐसे होता है। अब बात करें समांतर की। समांतर में क्या होता है, दोनों स्प्रिंगें आपस में जुड़ी हुई नहीं रहती। समांतर में स्प्रिंगें आपस में जुड़ी हुई नहीं रहती। स्प्रिंग का एक सिरा एक साइड, दूसरी सिरा दूसरी साइड, एक सिरा एक साइड, दूसरी सिरा दूसरी साइड, लेकिन जहाँ पर दोनों के सिरे जुड़ते हैं वो जगह सेम होती है। यहाँ पर भी दोनों के जो सिरे जुड़ रहे हैं वो जगह सेम है, ठीक है भाई। इसके दो सिरे होंगे कि समांतर में ऐसे होंगे, बहुत सारे, 3 भी हो सकता है। तो एक सिरा इस साइड जुड़ेगा, एक सिरा इस साइड जुड़ेगा, इसका भी एक सिरा इस साइड जुड़ेगा, इसका भी एक सिरा इस साइड जुड़ेगा, ठीक है। वो पॉइंट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यदि 2 है तो K1 + K2, अगर 3 है तो K1 + K2 + K3। तो मतलब ये क्या है, जो प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम वाला फार्मूला है वो इसके समांतर क्रम में लग जाता है। तो देख लो समांतर क्रम में कितना होगा, K इक्विवेलेंट = K1 + K2, और श्रेणी क्रम में 1/K इक्विवेलेंट = 1/K1 + 1/K2 + 1/K3। ये हो गया स्प्रिंग का संयोजन। अब देखो आपको एक सवाल देता हूँ, आपको भी मज़ा आएगा कि सर क्या सवाल था, ठीक है। सवाल बहुत ही अच्छा है, वही मैंने कहा था मैं आपको घुमा के रख दूंगा, वही अभी घुमाता हूँ आपको थोड़ा, क्योंकि घूमने के लिए तैयार रहना है। अधीनस्थ बोर्ड आपको कैसे भी घुमा सकता है। मैं आपको सिंपल चीज़ें बता के बेसिक ऐसे मतलब लॉलीपॉप दे के खुश करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप एक्चुअल में फिजिक्स सीखिए अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री नहीं है कि मतलब एक सवाल में एक ही कॉन्सेप्ट आ जाएगा, या फिर कुछ ऐसे मतलब ये करो वो करो वगैरह वगैरह। फिजिक्स में एक ही चीज़ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। मैं एक ही सवाल में मतलब वर्तीय गति, दृढ़ पिंड गति की, द्रव्यमान केंद्र, स्प्रिंग वाला सिस्टम, सब कुछ कॉन्सेप्ट में लगा सकता हूँ एक ही सवाल में, ठीक है ना। लेकिन इस प्रकार का केमिस्ट्री में नहीं होता,
ठीक है ना। तो इसीलिए फिजिक्स थोड़ा टफ रहती है, उसके लिए आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं तो केमिस्ट्री में क्या होता है, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना जिस टाइम, उसका पता है तो मोस्टली चीज़ें हो जाएगी, आपको ईजी लगेगी। अरे नहीं यार मज़ा आ रहा है, मतलब सर पढ़ा रहा है, मज़ा समझ में आ रहा है। लेकिन जब भी कोई मतलब फिजिक्स में से सवाल आते हैं तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं और मतलब डिफरेंट टाइप की चीज़ें आपको पूछ सकता है वो। अब देखो एक सवाल देता हूँ मैं आपको, कोई द्रव्यमान m x1 सॉरी k1 k2 k1 k2, ठीक है। आपने इसको इस साइड x खींच के छोड़ दिया। तमिल में साउंड आ रहा है क्या कुछ? पता नहीं क्या बोल रहा है ये, मुझे भी समझ में नहीं है। कुछ बेचने आता है सुबह सुबह। हमारी क्या है जो मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर का पूरा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे है, मतलब बहुत सारे घर हैं, मतलब ठीक है। तो ये उनके लिए सब्जी वगैरह ये पता नहीं सुबह सुबह डेली आता है। क्या बोलता है मुझे भी आज तक नहीं पता, 4 साल हो गए मेरे को, आज तक समझ नहीं आ रहा, ठीक है। देखो चलो छोड़ो उसको। तो एक्स में खिंचका के छोड़ दूंगा तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, इसका आवर्तकाल। तो देखो आवर्तकाल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो के इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, के इक्विवेलेंट। तो अब देखो मैंने बताया था, अब आपको दिखने में तो ये श्रेणी क्रम में लग रहा है, इस श्रेणी क्रम में है नहीं भाई साहब, इस श्रेणी क्रम में नहीं है। देखो ये श्रेणी क्रम में नहीं है, ये किस में है, समांतर क्रम में। ये श्रेणी क्रम में नहीं है, क्योंकि मैंने बताया श्रेणी क्रम होने के लिए क्या होना चाहिए। अगर ये ऐसे होता कि भाई इस स्प्रिंग का एक सिरा कहीं ना कहीं दूसरी स्प्रिंग के दूसरे सिरे से टच होता तो ये क्या होता, श्रेणी क्रम होता। समझ गए, ये श्रेणी क्रम नहीं है, ये किसमें है, समांतर क्रम में है। तो k1 प्लस k2 हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर मैंने पहले बता देता हूँ, एक स्प्रिंग का एक सिरा दूसरी स्प्रिंग के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए तो वो होता है श्रेणी क्रम, नहीं तो क्या हो जाएगा, समांतर क्रम। तो के इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2। तो वही अपने t इक्वल क्या हो जाएगा, 2 पाई m, और k की जगह के इक्विवेलेंट आ रहा है, तो के इक्विवेलेंट कितना हो रहा है, k1 प्लस k2। ये देख लो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आवर्तकाल जब इसको खिंचका के छोड़ोगे तो। अब देखो एक और सवाल लेके आता हूँ मैं आपके लिए। अगर इसी को देख लो सवाल को, चलो यहाँ एक बनाता हूँ ब्लॉक। m द्रव्यमान है, यहाँ ये ले लिया के 3 स्प्रिंग है, इसका भी के। अब देखो ये किस में है, तो ये तो आपको देखो दोनों दिख रहा है कि ये तो समांतर में है, लेकिन ये भी किस में होगा, इनके समांतर में ही होगा, इनके समांतर में ही होगा, क्योंकि कहीं से भी इसका एक भी सिरा क्या इनके किसी एक सिरे से जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है। ये भी किस में होगा, समांतर में। अगर सिंपल से समझने में देखो ना, तो आप इसको क्या करो, इस दीवार को इस साइड ले आओ, इस दीवार को इस साइड मान लो, तो क्या हो जाएगा, के ये भी नीचे आ जाएगा। अगर आप इसको इस साइड ऐसे देखोगे तो समझने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, नहीं तो कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे आपके। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी किस में है, तीनों समांतर पर रहेंगे। ये तो आपको दिख रहे हैं, ये तो आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये पूरा और ये वाली स्प्रिंग, इसको देखो, अगर मैं इसका और इसका तुलनीय K2 मान लूँ तो ये और ये सेम है, ठीक है। तो मतलब ये प्लस इसका तुल्य किस में है, समांतर में। तो ये तीनों किस में है, आपस में समांतर में। तो K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K प्लस K यानी कि 3K। कितना हो जाएगा, 3K। तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, T इक्वल टू 2 पाई m/3K। आवर्तकाल कितना हो जाएगा, T इक्वल टू 2 पाई m/3K, ठीक है। अब देखो एक और न्यूमेरिकल लेते हैं अपन।
तो एग्जाम में क्या कर देगा आपको, एक दो स्प्रिंग लगा के दे देगा, फिर पूछेगा आवर्तकाल, तो आपको पता है आवर्तकाल का फॉर्मूला पता है, T = 2πm/k, के इक्विवेलेंट निकालना है, पुट कर दो, बात खत्म। मैं आपको लैब असिस्टेंट के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट है ना, वो इंपॉर्टेंट को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बेसिक से, ठीक है। क्योंकि अपन देखो इतना पीछे तो जा नहीं सकते कि मतलब मैं मैकेनिक्स स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ, यानी कि मतलब वेग क्या होता है, द्रव्यमान गति, फिर वर्ती गति, ऊर्जा वगैरह, क्योंकि वो सारी चीज वो अपने आप में अलग ही टॉपिक है, ठीक है। लेकिन उनके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं, क्योंकि सारी क्या है, मैकेनिक्स है। तो देखो अब एक सवाल करते हैं न्यूमेरिकल अपन, और 4K लगा ले, K लगा लेते हैं, और कितना लगा लेते हैं, 2K ओके। यहाँ पे कोई द्रव्यमान रखा हुआ है m, 2m रखा हुआ है, m नहीं 2m रखा हुआ है। ये कोई समतल सतह है घर्षण रहित, इस पे यहाँ पे एक कितना है, 4K है, ये इसका स्प्रिंग नितान 4K, और इसका ले लिया K, फिर आगे इसका 2K और इसका 2K, ठीक है। तो अब देखो ये आपको इसका क्या करना है, आवर्तकाल निकालना है, आवर्तकाल ज्ञात करो। आवर्तकाल ज्ञात करो, आपको क्या करना है, आवर्तकाल ज्ञात करना है। अब देखो आप सॉल्व करो, चलो मैं बताता हूँ, आप इसको रोक के सॉल्व करने की कोशिश करना वीडियो को, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, अपने को क्या करना है, पहले छोटे छोटे भाग सॉल्व करने, जो अपने को साफ दिख रहा है, अपने को यहाँ से दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन ये किस में है, ये किस में है, श्रेणी क्रम में, कि इस स्प्रिंग का एक सिरा दूसरी स्प्रिंग के एक सिरे से जुड़ा हुआ है, तो ये श्रेणी क्रम में है। जब आप 2 और 2 का श्रेणी क्रम में इक्विवेलेंट निकालोगे तो इसका क्या आ जाएगा, मैंने माना इसका इक्विवेलेंट कितना है, K1 है, मैंने माना इसका इक्विवेलेंट कितना K1 है, तो कितना आ जाएगा, आप करोगे तो 1/K इक्विवेलेंट 1/2 + 1/2 कितना आ जाता है, 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1K, ठीक है। तो ये किसमें आपस में, श्रेणी क्रम, किस सॉल्व करोगे, श्रेणी क्रम सॉल्व करोगे इसको। अब जैसे कि इसको सॉल्व करना है, ये आपस में किसमें है, ये भी श्रेणी क्रम में, इसका कितना हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूँ, इसका सॉल्यूशन आएगा K2, 4K बन जाएगा 2K, ये भी किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो अब देखो इसका डायग्राम बनाओ फिर से, ये कितना हो गया, यहाँ पे 2K, इन सब का तुल्य, ये कितना है तुल्य 2K, और ये कितना रहा K, फिर देखो ये कितना रह गया 1K, वही 1K। तो बात समझ गए, लास्ट में इसका संयोजन कितना बन गया 1K, इसका ऊपर 4K का 2K। तो अब देखो ये आपस में, तीनों आपस में किसमें है, समांतर में है, चूंकि तीनों अब समांतर में है, तीनों अब समांतर में है, तो क्या हो जाएगा, अतः K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, जोड़ दो 2K 1K 2K 1K, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4K, कितना हो जाएगा 4K। अब देखो ये बराबर कितना होता है, 2πm/k होता है, लेकिन चूंकि अपने m की जगह कितना है 2m है, द्रव्यमान टोटल कितना 2m है, और k कितना आ रहा टोटल 4K। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, अगर 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो T = 2πm/2K, 2 से 4 कैंसिल हो गए, ये क्या आ जाएगा अपना आवर्तकाल। समझ गए।
ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। मैंने ये टफ से टफ सवाल बता दिए। अब ऐसा कोई सवाल नहीं हो सकता जो स्प्रिंग संयोजन में आपको नहीं आ सकता, सही बता रहा हूँ। वो आपको स्प्रिंग सीधा लगा के दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, अगर पहली स्प्रिंग का एक सिरा दूसरी स्प्रिंग के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ हो तो ये बन जाएगा श्रेणी क्रम। बाकी के सारे किस में हो जाएंगे? समांतर में। समझ गए? और जब भी सवाल को सॉल्व करो, देखते ही आपको छोटे छोटे भाग सॉल्व करने। पहले ये जो छोटा भाग आपको दिख रहा है कि भैया ये अपने को दिख रहा है, ये आपस में किस में है? श्रेणी में। ये आपस में श्रेणी में, अपने सॉल्व कर लिया, बात जी बन गई। इस प्रकार सवाल आपने पहले किया, बस बात खत्म। ये आपस में किस में हो जाएंगे? समांतर में। ये आपस में, क्योंकि देखो ये ब्लॉक सभी स्प्रिंग एक ही ब्लॉक से कांटेक्ट में, ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु सभी एक ही ब्लॉक से कांटेक्ट में, और इनके इस साइड ये किस में बन जाते हैं? समांतर में। और श्रेणी में ये बिंदु आना चाहिए जहाँ पे एक स्प्रिंग दूसरी स्प्रिंग से जुड़े। ये बिंदु नहीं आ रहा तो वो समांतर में हो जाएंगे, श्रेणी में नहीं कहलाएंगे। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो मोस्टली मेरे ख्याल से ये भी हो गया। अब कुछ एक दो न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, उसके बाद आपका स्प्रिंग मास सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक न्यूमेरिकल है और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं लिखवाई है, यहाँ से देख लो। पहले इसको देखो, अगर अब तक तो अपन ने क्या पढ़ा भाई, स्प्रिंग एक दो तीन हो सकती है, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान अपन ने एक ही रखा है। कभी ऐसा हो जाए कि द्रव्यमान दो हो जाए और स्प्रिंग एक ही हो, तो हालांकि इस टाइप का सवाल अभी तक पूछा नहीं गया है, ठीक है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट है पीछे ये समझ, लेकिन फार्मूला बहुत ईजी है इसका। ठीक है, आपको उसको इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझना है, पता नहीं ये कैसे होगा क्यों होगा, वो चीज़ अपन यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि आज तक सवाल पूछा भी नहीं गया है और मोस्टली चांस भी बहुत कम है। लेकिन अधिकांश बोर्ड है, कुछ कह नहीं सकते, वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, पेपर को टफ बनाने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, तो इसमें बहुत ईजी है, कोई टफ वाली बात नहीं है। अगर इस प्रकार कुछ दिया हो कि दो द्रव्यमान हो M1 M2, ठीक है, और ऐसे मतलब एक स्प्रिंग से जुड़े हो, तो क्या करना है आपको? T बराबर क्या होगा? 2 पाई M किसके क्या आ जाएगा? म्यू आ जाएगा, म्यू अपॉन K। और म्यू क्या होगा? इसका फॉर्मूला ये है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। बस बहुत सिंपल, ये ध्यान रखना बस। आपको इनका संयुक्त द्रव्यमान कितना हो जाएगा फिर? M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अभी T जो 2 पाई म्यू अपॉन K क्यों रहेगा, इसके पीछे लॉजिक है, एक डेरिवेशन भी है, ठीक है, लेकिन उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बस ये इतना याद रखना, अगर कोई भी अगर पूछ भी ले जाएगा ना तो इसी प्रकार का पूछा जाएगा जिसमें आपको ये फार्मूला पुट करना है और बस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है 2 पाई M अपॉन K की जगह म्यू अपॉन K हो जाएगा, म्यू की जगह M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। बस ये खत्म। ठीक है, इसको लिख लो, ठीक है, ज़रूरी भी है क्योंकि अधिकांश बोर्ड पूछ सकता है कुछ कुछ नई चीज़ें। ठीक है, क्योंकि 2016 में पूछा, वो 2018 में नहीं पूछा इसने, तो जो 2016 और 2018 में नहीं पूछा वो 2022 में पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि पहले इसने स्प्रिंगों के बारे में पूछा, हो सकता है अब की बार दो द्रव्यमान लगा दे। अब देखो एक मस्त सवाल है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको बहुत हमेशा देखो पता है, न्यूमेरिकल आपने देखा होगा, मैं आपको हर एक न्यूमेरिकल में एक अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है और मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ, ना कि मैं आपको एक ही टाइप का फॉर्मूला और उसमें अलग अलग संख्या देकर सवाल करवाता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता, मैं एक ही फॉर्मूले में अलग अलग संख्या, वो तो कैलकुलेशन है, वो तो हर कोई कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको हर एक सवाल में अलग अलग लॉजिक लगना चाहिए, ना कि अलग अलग संख्या देकर अलग अलग कैलकुलेशन। समझ रहे हो? इसीलिए मैं आपको सारे टाइप के सवाल करवा रहा हूँ कि एग्जाम में किसी भी टाइप से पूछे तो मोस्टली आप कर लो। ठीक है, अगर द्रव्यमान को स्थिर अवस्था से मुक्त किया जाता है, अब उसकी लाइन को ध्यान से पढ़ो। पहले जो अपन ने पढ़ा था उसमें क्या किया था, अपन ने उसको सेट होने दिया था कि यहाँ इसको रखा, सेट हुआ। अब ये क्या करा है, स्थिर अवस्था से मुक्त करोगे, एकदम से ऐसे रखा हो स्प्रिंग को, एकदम से छोड़ोगे तो स्प्रिंग पे भार पड़ेगा, ये mg के कारण। ठीक है, और प्रारंभ में स्प्रिंग अपनी प्राकृतिक लंबाई पर है, जब आप छोड़ रहे हो ना तो स्प्रिंग क्या है, प्राकृतिक लंबाई पर है। जो अपने ऊर्ध्वाधर वाला केस पढ़ा था उससे ही थोड़ा हटके, ऊर्ध्वाधर वाले केस में क्या था कि आपने स्प्रिंग को सेट होने दिया, कि भाई आपने छोड़ा, धीरे धीरे छोड़ा और किस माध्य संधि पर जाके सेट हुआ वो आपने सेट होने के लिए टाइम दिया। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, आपने मुक्त करते हो, एकदम मुक्त कर रहे हो और स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक लंबाई पर है, तो क्या होगा इस केस में, mg नीचे लगेगा, mg नीचे लगेगा और स्प्रिंग के ऊपर kx ऊपर लगेगा। जैसे आप छोड़ोगे तो mg नीचे kx ऊपर, तो kx इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा,
mg/k, क्योंकि ऊर्ध्वाधर वाले केस में क्या किया था अपन ने, उसको सेट होने दिया था, फिर उसके बाद अपन ने बाहरी एक x लगाया था, विस्थापन किया था x, लेकिन यहाँ पर ये x विस्थापन किससे कारण आ रहा है, जो mg अचानक लग रहा है, क्योंकि आप अचानक छोड़ रहे हो, मुक्त कर रहे हो, तो अचानक mg लग रहा है, तो उस कारण mg/k क्या आ जाएगा, ये एक x बाहरी x आ जाएगा, जिस कारण ये क्या करेगा, दोलन करेगा। तो आवर्तकाल तो क्या होगा, मैं बताया t = 2π m/k, आवर्तकाल तो वही रहेगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, आवर्तकाल t = 2π m/k। लेकिन अब इसने नई बात क्या पूछी, आयाम पूछा है। आयाम यानी कि किसके इर्द गिर्द वो, मतलब माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन कितना होगा, तो माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन कितना हुआ, ये जो विस्थापन स्प्रिंग में हुआ है वही क्या है, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन है। तो आयाम क्या हो जाएगा, आयाम हो जाएगा x = mg/k, ये x ऊपर x नीचे ऐसे गति करेगा। लेकिन इसको समझ गए, उसमें और अपने ऊर्ध्वाधर वाले में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि ऊर्ध्वाधर वाले में अपन बाहरी x ऐसे लगा के छोड़ रहे थे, यहाँ पे वो नहीं कर रहे, यहाँ पे अपन उसको एकदम छोड़ रहे हैं, इसलिए वो इसी mg के कारण ही, मतलब mg क्या कर रहा है, वो बाहरी x एकदम के लिए उत्पन्न कर रहा है, एकदम के लिए उत्पन्न भी कर रहा है, फिर ये लगातार बल लग भी रहा है, ठीक है ना। ये तो ये थोड़ा सवाल अटके था, इसको और देखने की कोशिश करना। अब 1-2 न्यूमेरिकल और करते हैं, उसके बाद ये अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा। अब देखो ये 2 लास्ट न्यूमेरिकल है, उसके बाद अपना स्प्रिंग का संयोजन खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कल सरल लोलक, और मोस्टली कल अपना ये यूनिट भी पूरा हो जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, ये कह रहा है यदि सरल आवर्त गति कर रहे कण का m = 10 kg स्प्रिंग नियतांक k = 0.1 हो तो निकाय का आवर्तकाल ज्ञात करो। तो आपको पता है t = 2π m/k, लेकिन अब एक बात ध्यान रखना, गलती यही भी करते हैं, क्या करते हैं, बच्चों को लगता है अरे यार 2π m/k लिख के सवाल को सॉल्व कर दो। m किस में है, 10 kg में, तो कोई दिक्कत नहीं है, द्रव्यमान kg में होना चाहिए। k किस में, 0.1 न्यूटन/सेंटीमीटर, अपना मात्रा क्या होता है, न्यूटन/मीटर, समझ गए क्या होता है k की वैल्यू किस में होती है, न्यूटन/मीटर, तो सेंटीमीटर को किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर में, सेंटीमीटर को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में, बात समझ रहे हो। इस सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलोगे तो ये क्या आएगा, देखो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, कुछ नहीं करना, देखो सेंटीमीटर की जगह मीटर में लिख दो, यानी कि 1 सेंटीमीटर में, मतलब मीटर कितने होते हैं ये बताओ पहले मेरे को, 1 सेंटीमीटर मीटर कितने होते हैं, 1/100, भाई सभी को पता है, 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे 0.1 और सेंटीमीटर की जगह जैसे न्यूटन है, सेंटीमीटर की जगह क्या रखोगे, 1/100 किस में जाएगा, मीटर में, और 100 जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा ये 100 × 0.1 यानी कि 10 न्यूटन/मीटर, 10 न्यूटन/मीटर, ठीक है, बात समझ के क्या आएगा, 10 न्यूटन/मीटर, यानी कि एक सिंपल सी बात है, 1 सेंटीमीटर में 0.1 न्यूटन है, ऐसे भी समझ सकते हो आप, 1 सेंटीमीटर में 0.1 न्यूटन है, तो 10 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 10 से गुणा कर दो, 1 न्यूटन/मीटर, और 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर में 10 × 10 न्यूटन/मीटर। लेकिन ये ध्यान रखना हमेशा, फॉर्मूले में क्या आना चाहिए, मीटर में आना चाहिए, सेंटीमीटर में है तो मीटर में आपको बदलना है, बस ये कॉन्सेप्ट है। अब आपको इतने से कॉन्सेप्ट घुमा देंगे वो, सवाल तो आपको देख के लगेगा कि यह सही, और हाँ बाकायदा वो क्या करेंगे, जो 0.1 लिख के जो आपका आंसर आएगा ना, वो भी वहाँ तैयार रहेगा ऑप्शन में, ताकि आप गलती करो और माइनस में और जाओ, समझ गए ना। तो आपको लगे नहीं यार मेरा तो आंसर आया, बढ़िया आया, लेकिन वो गलत आया, क्योंकि उनको पता है बच्चा क्या गलती करेगा, और वो गलती करवाने के लिए ही मतलब कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, सेंटीमीटर की जगह क्या लिख दो, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1/100 मीटर, 1/100 मीटर, ठीक है। तो 10 न्यूटन/मीटर। अब सवाल इजी हो गया, m कितना है 10, ये भी 10 और ये 2π गुणा में है, तो ये काट जाएगा, कितना हो जाएगा 2π
सेकेंड, 2 पाई सेकेंड है। ये समझ गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमेशा ध्यान रखना दूरी जहाँ भी हो किस में आएगी, मीटर, समय सेकेंड में, और द्रव्यमान केजी में। अब एक सवाल है, या के 0.1 है, 10 है, ठीक है, ये न्यूटन पर मीटर में है, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, और ये केजी में है। क्या क्या निकालना है, आवर्तकाल, आवर्ती, कोणीय आवर्ती तथा द्रव्यमान का अधिकतम वेग तथा न्यूनतम वेग। तो देखो कहाँ होगा, तो मैंने बताया अधिकतम वेग कहाँ होता है, माध्य स्थिति पर। अधिकतम वेग कहाँ होगा, माध्य स्थिति पर। अधिकतम वेग कहाँ पे होगा, माध्य स्थिति पर। न्यूनतम वेग कहाँ होगा, सीमांत स्थिति पर। इसमें भी भाई न्यूनतम वेग सीमांत, जब वेग 0 हो जाएगा फिर वापस आ जाएगा, इस साइड आ गए फिर वेग 0 हो जाएगा, ये करेगा ना भाई, इस साइड गया वेग 0 हुआ वापस आ गया, फिर यहाँ माध्य स्थिति वेग अधिकतम, इस साइड गया वेग 0 हो गया वापस बैक आ गया, तो ऐसे गति करेगा, ठीक है। तो अब निकालना है आवर्ती, आवर्तकाल और कोणीय आवर्ती। तो देखो आवर्ती, आवर्तकाल और कोणीय आवर्ती, आपको पता है T = 2 पाई, ठीक है, M/K, 2 पाई, M कितना दिया हुआ है 10, K कितना दिया हुआ है 0.1, ये कितना हो जाएगा 1/10 ऊपर जाएगा 100 का कितना हो जाएगा 10, यानी कि 20 पाई, 10 बार आ जाएगा, यानी 20 पाई सेकेंड, 20 पाई सेकेंड। तो अपने को पता है, अब निकालना है कोणीय आवर्ती। कोणीय आवर्ती क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, ये होता है, क्योंकि टी इक्वल 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई और टी की जगह 20 पाई, पाई से पाई कट गया 1/10, 1/10 किस में आता है ये, इसका मतलब होता है रेडियन पर सेकेंड। एक निकालना आवर्ती, आवर्ती क्या होता है एफ। अब आवर्ती को इससे निकालो या फिर इससे निकालो, मान लिया इससे निकालना है तो क्या होता है 1/T, 1/20 पाई हर्ट्ज हो जाएगा, हर्ट्ज यानी कि हर्ट्ज। अगर इससे निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ इक्वल क्या हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा कितना 1/10 अपॉन 2 पाई, यानी कि 1/20 पाई। बात समझ गए। तो लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, लेकिन मैं चाहता था कि ये स्प्रिंग मास संयोजन एक ही चैप्टर में, मतलब एक ही लेक्चर में पूरा करवाऊँ। तो ये हो गया। अब इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल वगैरह बड़े बड़े भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपको करनी है। और मैं तो मतलब क्या, जैसे कि अभी जो 2016-18 में आए हैं वो ये चैप्टर पूरा होने के बाद करेंगे, लेकिन फिर अपन एक न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट करेंगे साथ साथ में, ठीक है, जिसमें अपन साथ साथ न्यूमेरिकल करते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बाकी उससे क्या होगा कि भाई जिसको न्यूमेरिकल में ज़्यादा करना है तो वो देख लेगा, नहीं टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल की अपन अलग से एक सीरीज लेके आएंगे। वैसे तो मैं साथ साथ बता रहा हूँ, लेकिन ये 1-2 ही है। मैं चाहता हूँ कि 10-10, 20-20 न्यूमेरिकल करो, इतने न्यूमेरिकल करो कि मतलब आपको कोई पूछ ही नहीं पाए, मतलब जो पूछे वो आपका आंसर उसका तैयार रहे, ठीक है। तो मोस्टली अपना कल ये यूनिट पूरा हो जाएगा, कल अपन पढ़ेंगे सरल लोलक। सो थैंक यू सो मच।